मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी एकेडमी पर। तो कल हमने जो पढ़ा था उसी का आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने देखा था किस तरीके से इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं और आई होप कि आप सबने उसकी प्रैक्टिस कर रखी होगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। Writing symbols of physical states. Carefully examine the above balance equation. Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? No information has been given in this equation about their physical states. To make a chemical equation more informative, the physical states of the reactants and products are mentioned along with their chemical formulae. The gaseous, liquid, aqueous, and solid state of reactants and products are represented by the notation G, L, A, Q, and S respectively. The word aqueous is written if the reactant or product is present as a solution in water. ठीक है, अभी कल हमने सीखा था कि किस तरीके से इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें जो इक्वेशन हमें जो ऊपर दी गई थी, ये वाली इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहां से हमें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। कहाँ गया भाई? हाँ, इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि अगर हम फेरस की बात करें तो फेरस का स्टेट क्या है। स्टेट मतलब हमारे पास हम जानते हैं 3 स्टेट हम जनरली यूज करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो उनमें से कौन सा स्टेट है, फेरस का कौन सा स्टेट है, हाइड्रोजन मतलब जो वाटर है आपका उसका कौन सा स्टेट है। ठीक है, और किस तरीके से कौन से स्टेट में वो स्टेट से वो बिलोंग करते हैं उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें अपना एक केमिकल फॉर्मूला बहुत ही अच्छे तरीका का बनाना है तो उसमें हमें स्टेट्स ऑफ मैटर भी रिप्रेजेंट करना होता है, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया। तो वही सिंबल अगर हम लिखते हैं तो उसी को हम कहते हैं राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट्स। अब जैसे सॉलिड होता है तो सॉलिड के लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं, एस यूज करते हैं, बिकॉज द फर्स्ट लेटर ऑफ सॉलिड इज एस। उसके बाद अगर लिक्विड है तो उसका हम क्या यूज करेंगे, एल यूज करेंगे। गैसियस है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जी यूज करेंगे। और एक चीज यहां पर और आई है, एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चीज है, कोई भी सॉलिड है जो कि वाटर के साथ मिक्स्ड होता है तो उसे हम एक्वस कहते हैं। समझ में? सॉलिड आपको पता चल गया, जो एकदम हार्ड होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है, और उसके बाद लिक्विड जो पानी की तरह होता है, गैसियस मतलब जो एयर होती है वैसा, और एक्वस का मतलब होता है सॉलिड और आपके इसका वाटर का मिक्सचर। जैसे आप एक तरीके से आप ये मान लो कीचड़, ठीक है, तो उसको हम एक्वस कहते हैं। तो ये 4 स्टेट ऑफ मैटर हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली फॉर्मूला अप्लाई करने में। देखते हैं क्या है, किस तरीके से। अब देखो इसी को लिखा गया है, उसको हम एक बार चेक करते हैं। देखो यहां पर आपका आयरन जो है उसके साथ में क्या लिखा है, एस लिखा गया है। क्या लिखा गया, एस लिखा गया, दैट रिप्रेजेंट आयरन इन द सॉलिड स्टेट। उसके बाद H2O लिखा गया है। अब H2O क्या होता है, वाटर होता है। अब वाटर तो लिक्विड है तो यहाँ गैस क्यों लिखा गया? तो अगर आप देखो जो पानी को आप गर्म करते हो तो वो गैसियस स्टेट में होता है कि नहीं होता, वाटर वेपर के स्टेट में होता है। और वाटर वेपर क्या होता है, वाटर ही होता है। ठीक है, लेकिन वो कौन सा स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। उसी तरीके से Fe3O4 वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। और H2 किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। तो इस तरीके से आप इनका स्टेट ऑफ मैटर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो। Note that the symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam. ठीक है, यहाँ पर H2O जो कि वाटर होता है, वाटर जनरली लिक्विड होता है, लेकिन यहाँ पर उसके लिए गैस यूज किया गया है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर स्टीम के फॉर्म में आपका वाटर लिया गया है। मीन्स एक तरीके से जो आप पानी गर्म होता है, स्टीम मतलब क्या होता है, पानी को जब गर्म करते हैं तो उसकी जो भाप बनती है उस भाप को हम स्टीम कहते हैं। Usually physical states are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them. जनरली हम जब भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसके अंदर फिजिकल स्टेट्स हम नहीं लिखते हैं, बट अगर मान लो कि हमें स्पेसिफाई करना ही हो, ठीक है, तब हम उसको जनरली लिखते हैं। आप अगर सिर्फ और सिर्फ आयरन का ये जो इक्वेशन है वो लिख दोगे तो भी आपके लिए वो सही है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा अच्छे से लिखना है तब आप ये सॉलिड लिक्विड और गैस के जो स्टेट ऑफ मैटर है वो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें, अगर आप 100% श्योर हैं तभी वहाँ पर उन चीज़ों को लिखें, अगर नहीं है तो बिल्कुल भी ना लिखें। मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above and or below the arrow in the equation, for example. अब कोई भी इक्वेशन जब हम करते हैं तो जनरली हम या तो उसे हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसे किसी न किसी तरीके से क्या नाम है, ठंडा कर रहे हैं, या कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। अब यहाँ एक वर्ड आया कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता क्या है, बेसिकली हम उस चीज को समझते हैं। एक मिनट, एक वर्ड आपके आया कैटलिस्ट। अब ये होता क्या है,
कैटलिस्ट का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो कि आपकी रिएक्शन को फास्ट कर दे लेकिन उसको इम्पैक्ट ना करे, रिएक्शन को फास्ट कर दें लेकिन उसको इम्पैक्ट ना करे, कोई ज्यादा फर्क उसके अंदर नहीं आएगा, उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाऊं तो जैसे सपोज करो आप गैस पर कुछ बना रहे हो, ठीक है, तो गैस की अगर मान लो फ्लेम आपकी स्लो है, ठीक है, और उसको थोड़ा तेज कर दो तो क्या होगा, आपका जो भी सामान बन रहा है वो थोड़ा जल्दी बन जाएगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि आपने कुछ किया नहीं, उसके अंदर आपने कुछ ऐड नहीं किया। समझ में आया? उसके अंदर आपने कुछ भी ऐड नहीं किया, बस इतना सा है कि भाई उसको, उसकी जो फ्लेम है उसको आपने फास्ट कर दिया, उसकी वजह से आपके जो खाना या जो भी सामान बन रहा था उसमें कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन वो चीज़ आपकी जल्दी हो जाएगी, उसी को हम कहते हैं कैटलिस्ट। हालांकि ये कैटलिस्ट नहीं है, ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है। कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कि आपकी इक्वेशन को फास्ट कर दें तो उन्हें हम कहते हैं कैटलिस्ट, बिना इंपैक्ट किए। ये चीज़ खास ध्यान रखना। कैटलिस्ट का बेसिक डेफिनेशन क्या है? ऐसे सब्सटेंस जो भी आपकी जो आपकी इक्वेशन को फास्ट कर दें बिना केमिकल इक्वेशन को इम्पैक्ट किए, उसको हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट की जाती है। जैसे ये देखो, ये 340 एटीएम है, ठीक है। एटीएम मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर हो। जैसे हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होता है? 1 एटीएम होता है। उसी तरीके से ये कितना है? 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। उसी तरीके से सनलाइट या क्लोरोफिल जो भी हमें प्रोवाइड करना होता है, जो भी हमें हीट प्रोवाइड करना है, हीट का एक सिंपल सा सिंबल यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है इस तरीके से। समझ में आया? इस तरीके से इंडिकेट कर दो, एक ट्राइंगल बना दो इस लाइन के ऊपर, तो उसका इंपैक्ट, उसका मीनिंग होता है कि इस इक्वेशन में हीट प्रोवाइड करी गई है, ठीक है। और यहाँ पर सनलाइट क्लोरोफिल लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है कि इस इक्वेशन में सनलाइट प्रोवाइड की गई है। सनलाइट की प्रेजेंस में इस इक्वेशन को किया गया है, इसका बेसिक मीनिंग यही होता है। यूजिंग दिस स्टेप्स कैन यू बैलेंस 1.2 इक्वेशन इन द नेक्स्ट टेक्स्ट अर्लियर, ठीक है। जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप एक बार अंडर मार्क कर लीजिएगा और इसे याद रखिएगा। ये इक्वेशन आपके एग्जाम में 100% है, आएगी, चाहे किसी भी फॉर्म में आए। हो सकता है आपको ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाए, हो सकता है आपको ये पूरी इक्वेशन ही पूछ ली जाए, किसी भी फॉर्म में पूछी जा सकती है, लेकिन ये इक्वेशन आपके एग्जाम में जरूर आएगी, ठीक है। इस चीज का खास ध्यान रखें और इसको अच्छे से समझें। देखो, कार्बन के आपने क्या लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल लिए। वाटर के आपने 12 मॉलिक्यूल लिए। C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला जो हमारे बॉडी में बनता है। जब हम डाइजेस्टिव वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज को और डिटेल में पढ़ेंगे। C6H12O6 ये हमारा क्या होता है? ग्लूकोज। वहां से आपका क्या रिलीज हो जाएगा? ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा और आपका वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा। देखो, अब इस चीज को ध्यान से अगर देखें तो कार्बन यहां पर कितने हैं? 6। कार्बन यहां कितने हैं? 6। और यहां देखो, और टोटल कार्बन यहां पर 6 है। यहां पर कार्बन कितने हो गए? 6। इसके अलावा कहीं कार्बन नहीं है, मतलब सिर्फ कार्बन बैलेंस है। ऑक्सीजन इतने, यहां कितने हैं? 2 यहां पर लिखे हैं, 6 बाहर लिखा है, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 ही ऑक्सीजन यहां पर है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन को इस तरीके से लिखा गया, ओ के नीचे कुछ नहीं यानी 1, और आगे 12 लिखा हुआ है, यानी 12 वन जा क्या हो जाएगा? 12, ठीक है। तो 12 इस इक्वेशन इस मॉलिक्यूल में है, 12 इस मॉलिक्यूल में है, तो टोटल 24 ऑक्सीजन हो गए। और यहां देखो, यहां 6 ऑक्सीजन, यहां 6 दूनी 12 और यहां पर 6, ठीक है। तो 6 6 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 24। मतलब ये इक्वेशन भी आपकी क्या है? बैलेंस है। अब इसके बाद आते हैं हम हाइड्रोजन पर। तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 24 हैं। अब यहाँ 12 हो गए और यहाँ 12 हो गए, तो 12 और 12 कितने हो गए? 24। मतलब सारे एटम जो हैं आपके रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर है। तो ये इक्वेशन आपकी कैसी है? बैलेंस है। इस इक्वेशन को आप चाहे कैसे भी याद रखें, इस इक्वेशन को आपको अच्छे से याद करना ही पड़ेगा। ये इक्वेशन आपके एग्जाम में आएगी, इसलिए इसे अभी से इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको बाद में कभी दिक्कत ना हो। यूजिंग दिस स्टेप्स, चलो ये तो हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आते हैं मेन टॉपिक पर,
types of chemical reaction. We have learned in class 9 that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element, nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. Actually, chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substance. You will study about types of bond formed between atoms in chapter 3 and 4. अब बॉन्ड क्या होता है, जैसे आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, ये सारी चीजें क्या होती है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. एटम्स जनरली होते क्या है भाई, एटम्स कोई जब आपने कोई केमिकल रिएक्शन करी तो एटम कोई बाहर से तो आया नहीं, या फिर यहाँ का एटम कहीं और चला नहीं गया. बस यही होता है कि एक एटम जो होता है, जैसे पिछले इक्वेशन में हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड था, उसका ऑक्सीजन ब्रेक होकर फिर वो दूसरी एक ग्लूकोज के साथ मर्ज हो रहा है, तो एटम एक जगह से टूट के दूसरी जगह में शिफ्ट होते हैं. और इसी तरीके से ये क्या किस वजह से होता है, ये बॉन्ड की वजह से होता है. अब आते हैं मेन टॉपिक पर जो आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 2 मार्क्स में आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है जनरली, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड टू और क्विक लाइम इन अ बीकर. इस चीज़ को आप अपने टेक्स्ट बुक में कहीं पर ऊपर लिख लीजिएगा. कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम. क्या कहते हैं, क्विक लाइम. इन अ बीकर स्लोली ऐड वाटर टू दिस, ठीक है, एंड टच द बीकर एज शोन इन फिगर. डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर. आपके घर में अगर दिवाली पर या फिर किसी भी टाइम पर जब कोई फंक्शन होता है तो घर में कलर होता है, तो अगर मान लो चूने का अगर कलर कर रहे हैं, जो बेस बनाते हो चूने का बनाते हैं, तो वो जब कर रहे होते हैं तब आपने देखा होगा चूने को पहले रात भर पानी में भिगो के रखा जाता है. और जब आप चूने को भिगोगे तो उसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है. तो अब उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, वही यहाँ पर पढ़ना है. ठीक है. और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है CaO. ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, इसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, CaO. और उसको आपने किसके साथ, पानी के साथ मिक्स किया था. ठीक है, तो वाटर के साथ हमने मिक्स कर दिया, तो ये क्या बना देगा, स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. क्या हो जाएगा, स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब स्लेक लाइम और क्विक लाइम में क्या फर्क है, उस चीज को समझते हैं. क्विक लाइम का मतलब होता है जिसके अंदर वाटर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, और स्लेक लाइम का मतलब होता है जिसके अंदर वाटर ज्यादा लेवल में अवेलेबल है, गीला है, एक तरीके से एक्वस. देखो ये सॉलिड में था, ये किस में हो गया, एक्वस में हो गया. पानी मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है कि उसके अंदर पानी ऐड हो गया है, और कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब होता है उसके अंदर पानी बहुत माइन्यूट अमाउंट में है. ठीक है, तो ये होता है क्विक लाइम और ये होता है स्लेक लाइम. इस चीज को याद रखें क्योंकि जनरली एग्जाम्स में है ना, ये पूछा जाता है कि क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला लिखो या फिर स्लेक लाइम का केमिकल फॉर्मूला लिखो, तो वहां पर आप इन चीजों को लिख सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, देखो कैल्शियम कितने बार है, एक बार है. यहाँ कैल्शियम कितने बार है, एक बार है. हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पर देखो, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 2 हो गए. अब ये ऑक्सीजन, ये जो आपको लिखा हुआ है ब्रैकेट इस तरीके से ये लिखा हुआ है, ये भी एक ब्रैकेट की तरह ही काम करता है. मतलब ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2 हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ भी 2 हो गए. हाइड्रोजन यहाँ 2 थे, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो गए. मतलब ये इक्वेशन आपकी कैसी है, बैलेंस है. ठीक है, और ये जो आपने लिखा है यहाँ पर OH ट्वाइस, ये केमिकल फॉर्मूले के साथ ही आता है, इसे आप नहीं लिख सकते. आपको जब भी इक्वेशन बैलेंस करनी होगी तो हमेशा आप उन वैल्यूज को या फिर उन नंबर्स को आप जो भी आपका केमिकल फॉर्मूला है उसके आगे ही लगाओगे. ठीक है, यहाँ पीछे कभी नहीं लगाओगे, इस चीज का ध्यान रखें. ये केमिकल फॉर्मूला जब बनता है तो वो इस तरीके से बनता है कि उसका जो बॉन्ड होता है वो किस तरीके से उसके साथ अटैच हो रहा है उस पर डिसाइड होता है. इसलिए इसे आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये लगाओगे तो आपका बॉन्ड जो होगा वो चेंज हो जाएगा और इक्वेशन फिर आपकी चेंज हो जाएगी. इसलिए इस चीज का खास ध्यान रखें. इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे. देखो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड था, ये मिक्स हुआ किसके साथ, वाटर के साथ, और उसने प्रोडक्ट क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, 2 या 2 से 3, 2 से अधिक. ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो मिलकर क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट के साथ अटैच हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे. क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे. उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं. काहे नहीं आ रहा भैया.
A solution of slake lime produced by the reaction 1.13 is used for whitewashing walls. Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls, and calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls. It is interesting to note that the chemical formula for marble is also calcium carbonate. CH twice उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड आपने मिलाया तो वो बनाएगा CaCO3, जिसको हम लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और वो वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है, वाटर उसमें से रिलीज हो जाएगा, सॉरी। अब देखो ये जनरली क्या है, जैसे आपके घर में अगर मान लो चूने की वाइट वॉशिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि चूने की अगर वाइट वॉशिंग होती है तो वहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब वाइट वॉशिंग हम करते हैं, पहले तो क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड था, उसके साथ आपने वाटर मिक्स कर दिया तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका वाइट वॉशिंग करते हैं। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बहुत ही स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा वाइट कलर उसके अंदर से निकल कर आता है, ठीक है। और वो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। तो इस तरीके से आपका फिर जो पहले जब वाइट वॉश किया था तब उतना ज़्यादा ब्राइट लाइट नहीं था, या फिर उतना ज़्यादा अच्छे से शाइनी नहीं था, लेकिन जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा वैसे ही वो और ज़्यादा मतलब वो दिखने लगेगा, बहुत ज़्यादा शाइनी दिखने लगेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मर्ज हो चुका है, उसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप खास ध्यान रखें। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जांपल देख लेते हैं। भाई कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ आपने मिक्स किया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यहाँ भी देखो रिएक्टेंट साइड में कितने प्रोडक्ट, कितनी चीजें हैं, कितने एटम्स हैं, 2 एटम है, वो मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट में 1 एटम बना रहे हैं, तो वो क्या बन गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2NO2, ठीक है, दो मॉलिक्यूल ऑफ H2 यानी 4 एटम, ठीक है, और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मतलब 2 एटम, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना रहे हैं, ठीक है। तो वो भी क्या हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब कंबाइन होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 or more substances, elements or compounds combine to form a single product, the reaction are called combination reaction, ठीक है। जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट और कंपाउंड मिलकर आपका एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसे आप क्या कहोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहोगे। अब यहाँ एलिमेंट लिया है, एलिमेंट मतलब जैसे कार्बन क्या है, एलिमेंट, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, क्योंकि वो 2 चीजों का मिक्सचर है ना। से प्योर फॉर्म में अगर कोई चीज होती है उसे आप एलिमेंट कहते हो, 2 चीज मिक्स हो जाती हैं तो क्या होता है आपका कंपाउंड हो जाता है। तो यहाँ पर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट और कंपाउंड जब मिक्स होकर एक प्रोडक्ट बना रहा है तो उसे आप क्या कहोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहोगे। इन एक्टिविटी 1.4 वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, एंड रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज along with the formation of products are called exothermic chemical reaction। और जैसे हमने यहाँ पर देखा, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जब आप चूने के पत्थर को पानी में मिक्स करते हो तो वहां से बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, ठीक है। और ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। अब एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन को आप कैसे याद रखोगे, यहां से हीट क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है। एग्जिट हो रही है मतलब जो इक्वेशन आपने बनाया उसमें से क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है, इसलिए तो आपके जो बीकर है उस पर दिखाई दे रही है। समझ में आया, अगर आप हीट की बात करो तो हीट क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहोगे। इसे इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। जो भी आप हीट रिलीज कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, वहां से एग्जिट हो जाएगा, और वो एग्जिट होने के बाद क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट उसके अंदर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। इस चीज को आप खास ध्यान रखें। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है, CH4 को हम मिथेन भी कहते हैं, और वो ऑक्सीजन के साथ जब बर्न होता है, जैसे CH4 मिथेन होता है, मिथेन को जब बर्न किया जाता है तो वो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, आपका हीट रिलीज हो रहा है। जैसे आपके जो घर में LPG गैस बॉटल्स आते हैं उसमें क्या होता है, मिथेन होता है, ठीक है, और वो मिथेन को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कोई भी चीज़ जलती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलती है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप जब जलाओगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और हीट रिलीज होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो उसी को आप क्या कहोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहोगे। डू यू नो दैट दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्ट प्रोसेस।
आप जो हम रेस्पिरेशन मतलब जो हम सांस लेते हैं, वो भी कैसे रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि आप नाक के नीचे ऐसे हाथ लगा के देखोगे तो आपको एकदम थोड़ा गरम गरम फील होगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप सांस छोड़ते हो तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है गर्म होता है, वो गर्म गैस होती है। क्योंकि कार्बन की प्रॉपर्टी होती है आप किसी भी हीट को एब्जॉर्ब करने की, हीट एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी कार्बन के पास होती है, इसलिए उसे क्या कहोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहोगे। क्यों? क्योंकि वहां से भी हीट रिलीज हो रही है। We all know that we need energy to stay alive. We get this energy from the food we eat. During digestion, food is broken down into simpler substances. And for example, rice, potatoes, and bread contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose, and this glucose combines with oxygen in the cells of our body and provides energy. The special name of this reaction is respiration, the process of which you will study in chapter 6. ठीक है। अब जैसे जनरली होता है कि हम जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, चबाते हैं, चबा कर उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में हम ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करने के बाद फिर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है, हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, वहाँ से वो ब्रेक होकर फिर फाइनली वो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। वो ग्लूकोज जो होता है एक एनर्जी पैकेट्स होते हैं। एनर्जी पैकेट, जब भी हमें किसी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वहाँ ग्लूकोज जाता है, और ग्लूकोज उस एनर्जी की जो सप्लाई है, वो नीड है, उसको कंप्लीट करता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये हमारा क्या हो गया, एनर्जी का एक सोर्स हो गया। इस तरीके से एनर्जी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे किस तरीके से यूज़ होती है इसको हम डिटेल में आपकी नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जैसे C6H12O6, ठीक है, आपका एनर्जी का फॉर्मूला है। C6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। इसे आप बहुत अच्छे से याद रखें। कार्बन के 6 एटम्स और हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, आपके ग्लूकोज बनाते हैं। उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आपने बर्न किया तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और H2O बनाएगा, और क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, जिसकी हमें जरूरत होती है। जब भी हमें किसी एनर्जी की जरूरत होती है, कोई काम करना होता है, तो हमें एनर्जी की जब जरूरत पड़ती है तो ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से, जब भी हम काम करते हैं तभी तो हमारी सांसें ज्यादा चलती हैं कि नहीं चलती। क्यों चलती हैं? क्योंकि उस समय एनर्जी जो हो रही है, बन रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, और रिलीज हो रहा है तो उसको आपको, और क्योंकि आपको उस समय ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन आप इनटेक करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा उसे बाहर निकालोगे। यही वजह होती है कि जब आप ज्यादा काम करते हो या फिर रनिंग वगैरह करते हो तो आपकी सांसें बहुत तेजी से चलती हैं। The decomposition of vegetables matter into compost is also an example of an exothermic reaction. Identify the type of reaction taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of a single product. ठीक है, तो जो भी हम कंपोस्ट खाद बनाते हैं, जब भी आपने अगर कंपोस्ट खाद कभी बनाई होगी तो उसके 1-1.5 महीने बाद बनने के बाद उसमें आप हाथ रखोगे तो आप देखोगे काफ़ी गर्म है, और उसका मीनिंग क्या होता है कि वो भी क्या है, एक तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, और जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको स्टडी टिप्स के लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा, तो मैं उसको कल कंटिन्यू करूँगा। आज हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं और कल हम उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो आपको करना ये होता है कि जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाऊँ तो उसे आप ढंग से एक बार घर पे वापस से प्रिपेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दें, ताकि मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दे पाऊँ। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।